यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा आने के बाद आपने बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए। अगर मैं ये कहूँ कि आपने नक्शा बदल के रख दिया इस इंस्टीट्यूट का तो ये गलत नहीं होगा। 2022 में यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा ज्वाइन किया था वाइस चांसलर। तो व्हेन आई केम टू दिस यूनिवर्सिटी, तो इस यूनिवर्सिटी का जो करंट स्टेटस था उस वक्त HEC ने यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा को एक नॉन परफॉर्मिंग यूनिवर्सिटी डिक्लेयर किया हुआ था। 2022 में इस यूनिवर्सिटी के 30 नंबर थे 100 में से। अगर लेस देन 40 नंबर हों 100 में से तो HEC कैन ब्लैक लिस्ट यू एनी टाइम। रिसर्च के अंदर, इनोवेशन के अंदर पाकिस्तान को एक लीडिंग कंट्री बना सके। जो कुछ वहाँ पे सीखा मैंने क्वीन मैरी में, सबसे पहले यहाँ पे मैंने एक सेंटर एस्टेब्लिश किया, इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च सेंटर इन बायोमेडिकल मटेरियल्स एट क्वीन मैरी एट द कॉम्प्लेक्स। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डिस्कवर पाकिस्तान टीवी। मैं हूँ आपकी मेज़बान रामीन महमूद। नाज़रीन, हमारे माशरे में ऐसी शख्सियात जो कि एकेडमिक्स के साथ साथ अगर मैं बात करूँ इनोवेशन रिसर्च में एक अहम किरदार अदा कर रही हैं। ना सिर्फ इनोवेशन रिसर्च में बल्कि हमारे इर्द गिर्द जितने भी क्वीन और किंग मेकर्स हैं उनको बनाने में, उनकी तकमील में एक अहम किरदार अदा करना। एजुकेशन की अगर मैं बात करूँ, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पाकिस्तान के बाहर भी पाकिस्तान का नाम रोशन करना एक बड़ी एज़ाज़ की बात है। आज मेरे लिए ये बहुत एज़ाज़ की बात है कि जो उस्ताद होते हैं बड़े अहम किरदार अदा करते हैं, जो मेंटोर होते हैं बड़े उनकी शख्सियात इतनी ज़्यादा, और फिर रिसर्च के अंदर हमें पता है कि पाकिस्तानी पूरी दुनिया में अपना मार्क रखते हैं। वैसे ही आज तीन पाकिस्तानी मेरे दरमियान मौजूद है और हमारे लिए डिस्कवर पाकिस्तान टीवी के लिए ये एज़ाज़ की बात है। मैं अगर इंट्रोडक्शन कराती चलूँ तो सबसे पहले मेरे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर कैसर अब्बास साहब, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा में वाइस चांसलर है, लेकिन उससे पहले कॉमसैट में भी रहे और एक डेकेड है इनका पूरा इनोवेशन रिसर्च के अंदर। डिफरेंट इनिशिएटिव्स जो हैं, अभी रिसेंटली वन हेल्थ का इनिशिएटिव इनकी तरफ से लिया गया, यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा के बेशुमार इनिशिएटिव्स। अगर मैं ये कहूँ कि यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा की तकदीर इन्होंने बदल के रख दी है तो ये बिल्कुल गलत नहीं होगा। आगे मैं अगर चलूँ तो मेरे साथ मौजूद है, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ प्रोफेसर एहतशाम उर रहमान साहब की। यूके में रिसर्च बेस्ड काम करते हैं, पाकिस्तान में काम करते हैं। वन हेल्थ का जो इनिशिएटिव है वो भी इनकी मदद के तहत ही पाकिस्तान में आया है। पाकिस्तान के स्टूडेंट्स के लिए टेक्नोलॉजी, रिसर्च और उसमें एक अहम किरदार अदा कर रहे हैं। और फिर इनका एक बड़ा अमेजिंग इनिशिएटिव है ज़िंदगियां बचाने के हवाले से, उस पर भी हम स्पेशली बात करेंगे। और फिर मेरे साथ मौजूद है, मैं शुक्रगुजार हूँ प्रोफेसर आकिफ अनवर चौधरी साहब की, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन के वाइस चांसलर हैं। और सबसे बड़ी एजाज़ की बात है कि क्वीन मैरी यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से इन्होंने अपनी PhD की। उसके अलावा पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम में अहम किरदार अदा किया, बाहर जो है वो भी पाकिस्तान का नाम रोशन किया। मैं आप तीनों को यहाँ पर खुशामदीद कहती हूँ। कैसे हैं आप? जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग अस। मुझे सबसे पहले आप बताइएगा प्रोफेसर कैसर साहब की यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा आने के बाद आपने बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए। अगर मैं ये कहूँ कि आपने नक्शा बदल के रख दिया इस इंस्टीट्यूट का तो ये गलत नहीं होगा। आपके आने से पहले यूनिवर्सिटी को क्या चैलेंजेस थे और आपने क्या क्या इनिशिएटिव लिए, किस तरह उसको जो है वो जी बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो आपको शुक्रिया कि आपने हमें इनवाइट किया अपने इस प्रोग्राम में। मैंने 2022 में यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा ज्वाइन किया था वाइस चांसलर। तो व्हेन आई केम टू दिस यूनिवर्सिटी, तो इस यूनिवर्सिटी का जो करंट स्टेटस था उस वक्त HEC ने यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा को एक नॉन परफॉर्मिंग यूनिवर्सिटी डिक्लेयर किया हुआ था। नॉन परफॉर्मिंग से मुराद ये है कि वाई नॉट, अगर आपकी यूनिवर्सिटी सही परफॉर्म नहीं कर रही, सही पैरामीटर्स में काम नहीं कर रही, तो जो हम आपको बजट देते हैं या पैसे देते हैं हम आपके बंद करने जा रहे हैं। तो 100 में से 30 नंबर थे उस वक्त इस यूनिवर्सिटी के, व्हेन आई जॉइंड दिस यूनिवर्सिटी। विदिन 3 years स्पैन ऑफ टाइम, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से हमारी जो यूनिवर्सिटीज़ होती हैं उसके कुछ पैरामीटर्स होते हैं जिनमें हम रह के काम करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है हमारा टीचिंग क्वालिटी, कि कितनी अच्छी क्वालिटी की एजुकेशन हम बच्चों को, विच इज़ आवर प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इसमें भी HEC यूनिवर्सिटीज़ को रैंक करती है और उसकी बेस पे वो डिसीजंस करते हैं कि हमने फंडिंग किस तरह करनी है आप। तो इस यूनिवर्सिटी में माशाल्लाह 3 सालों में जो हमने काम किया, 60 नंबरों से हम 90 नंबर तक पहुँच गए और W कैटेगरी अमंग टॉप 9 यूनिवर्सिटीज़ पाकिस्तान में हम आ गए इन टीचिंग क्वालिटी। तो दिस इज़ व्हाट द फर्स्ट थिंग विच वी हैव अचीव्ड इन दिस 3-4 years। सेकंड, हमारा जो काम यूनिवर्सिटीज़ में होता है वो रिसर्च का होता है कि रिसर्च, तहकीक जिसे कहते हैं, इनोवेशन, उसमें जो आप काम करते हैं उसमें आप कहाँ पे परफॉर्म करें। तो 2022 में इस यूनिवर्सिटी के 30 नंबर थे 100 में से। अगर लेस देन 40 नंबर हों 100 में से तो HEC कैन ब्लैक लिस्ट यू एनी टाइम। तो ये स्टेट ऑफ अफेयर्स था। तो माशाल्लाह इस साल जो HEC की रैंकिंग, रिसर्च की रैंकिंग आई है, HEC ने जो यूनिवर्सिटीज़ को रैंक किया पाकिस्तान के अंदर,
ہمارے جو 70.5 نمبر ہیں آؤٹ آف 100 وچ از رینکڈ ان ایکس کیٹیگری یونیورسٹی, اور پنجاب میں یہ جنرل یونیورسٹیز میں نمبر 1 یونیورسٹی قرار پائی ہے, اور پاکستان میں ٹاپ 9 یونیورسٹیز میں قرار پائی ہے. تو یہ ایک بڑی اعزاز کی بات ہے کہ پنجاب میں تقریباً 40+ یونیورسٹیز ہیں اور ود ان 3 ایئرز آپ اس میں نمبر 1 پہ آ گئے. تو یہ دوسرا کام ہم نے کیا ہے, اور مجھے بتا کے خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ یہ یونیورسٹی آف سرگودا پاکستان کی پہلی پبلک سیکٹر یونیورسٹی بننے جا رہی ہے جو ملک کے پاکستان سے باہر اپنا کیمپس کھول رہی ہے چائنا میں. دس از دا فرسٹ پبلک سیکٹر یونیورسٹی ان پاکستان. میں ابھی آپ کے یہ چائنا آپ نے بزنس فورم پہ بھی کام کیا تھا پاکستان چائنا, اس کے اوپر آتی ہوں. پہلے میں احتشام صاحب آپ سے چاہوں گی ون ہیلتھ کا جو انیشیٹو آپ لوگوں نے مل کے لیا اس حوالے سے بھی بتائیں, اور پھر مجھے بتائیں کہ لنڈن میں چونکہ آپ ریسرچ انوویشن میں کام کرتے تھے, آپ کو وہاں پہ ایسی کیا اچھی چیز ان کی لگتی ہے جو آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں بھی ہم اس کو پریکٹس کریں, اور ہم پاکستان میں کیونکہ ہمارے پاس ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے تو ہم ریسرچ کے اندر انوویشن کے اندر پاکستان کو ایک لیڈنگ کنٹری بنا سکیں. First of all, thank you very much for inviting me. So it's always a pleasure when come to Pakistan and contribute in my humble capacity. میں نے اپنا کیریئر بھی کوئین میری یونیورسٹی آف لندن میں شروع کیا, جہاں پہ بعد میں ڈاکٹر عاقف وہ بھی آئے, انہوں نے پی ایچ ڈی کی. تو آئی واز ایٹ کوئین میری یونیورسٹی آف لندن فار 23 ایئرس. پھر میں وہاں سے یونیورسٹی آف شیفیلڈ چلا گیا, وہاں پہ میں نے تقریباً 9 سال گزارے, اور پھر میں لینکاسٹر یونیورسٹی میں تھا, وہاں پہ 4 سال. اینڈ ناؤ آئی ایم ہیڈ آف ریسرچ ایٹ یونیورسٹی آف لینکاشائر. The reason I mention all this, that's a learning curve. I learned from all these all institutions. جو کچھ وہاں پہ سیکھا میں نے کوئین میری میں, سب سے پہلے یہاں پہ میں نے ایک سینٹر اسٹیبلش کیا, انٹر ڈسپلنری ریسرچ سینٹر ان بایو میڈیکل مٹیریلس ایٹ کوئین میری ایٹ دی کامپلیکس لاہور campus. And again the reason was when the earthquake happened, after that there was a need to have materials which can replace bone, skeletal repair ke liye. And we done a lot of work over there. Alhamdulillah, that is going from strength to strength. Within a short period of time, we filed 40 patents, which is a amazing innovation in Pakistan. And again, I'm honored to have Professor Aqib sitting next to me because before joining University of Education, he was running it. He was head of that center, which we established. So the innovation never stopped, it goes on. So when I went to Sheffield, I started working on slightly different arena, moved from bone materials to soft tissue, and then to characterization of the materials, and most importantly, looking at the early detection and diagnosis. So currently, more or less all of my research is on cancer, early detection and diagnosis. And also I look at antimicrobial research. Pakistan mein ye dono jo hai na is a huge challenge. Especially the breast cancer in Pakistan is spreading. It's very common. Enormously. اگر اتنی اسپریڈ ہوتی نا یو کے میں یا یورپین کنٹریز میں دیکھو, they would have called it epidemic. It's that much spread. So we have developed a technology which can detect cancer, diagnose cancer from liquid biopsies. The liquid biopsies are, آپ نے دیکھا ہوگا پہلے وہ ٹیشو biopsies کرتے ہیں, histology کی, staining کی, and that's the way they find out what type of cancer it is. And now what we are working on liquid biopsies, which is blood, urine and saliva samples. Okay. So we take a drop of that, put it on a slide, and analyze it, and that gives us a biomarker for the cancer. So this is the work which is going on in the UK, in my institution, and I've exactly established all that in here. And coming to the One Health, the question you ask, why it is all relevant, and how working on this we can save millions of lives, which will come later on and discuss. If we look at the human health, it is all linked with animal health, plants, crops, and the environment. One Health is a totality concept. What we feed into plants, what we feed into our especially poultry industry,
that eventually comes back to the human. So we need to look after all those entities, and that is One Health. I'm really glad to know that the way you have experienced and you have exposure of all the international forums you have mentioned, educational forums basically, you have been associated with them, and then you came to Pakistan. What was that one reason that you choose Pakistan again and again? Pakistan hai to hum hai. Right. That's my slogan I use all the time. प्रोफेसर डॉक्टर आकिफ, यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन, उसके अलावा आपने पहले बाहर से पीएचडी भी की, देन यू केम हियर, आपकी भी सेम जर्नी जो है वो बाहर से आके इधर सर्व करना, एंड आई एम होपफुल कि आप तीनों जो हैं वो पाकिस्तान के लिए ही यहाँ पर मौजूद हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन में जिद्दत तहकीक के अंदर, क्योंकि रिसर्च बैकग्राउंड है आपका भी, तो आपने किस तरह इनिशिएटिव्स लिए, क्या डिफरेंट किया जो पहले वहाँ पर नहीं हो रहा था? एज अ वीसी क्या एजाज़ात आपको हासिल? Thank you very much for having us. It's an absolute pleasure and honor. I started my professional education from Middle East Technical University in Turkey. Once upon a time, I used to identify as a materials engineer, and this was followed by my time. I did my master's in engineering from Ghulam Ishaq Khan, GIK. And then I was lucky enough to win a government scholarship, and I went to Queen Mary, where Professor Ihtisham Sawat, he was instrumental in me accessing the research group that I wanted to at Queen Mary University of London, and I worked in the field of biomaterials. I'll tell you why I'm telling about you these developments. After coming back to Pakistan, I found direct relevance in the interdisciplinary research center that we established at ComSats. The idea was Pakistan needs biomaterials, we were not developing biomaterials, and we needed R&D into it. 17, 18 years down the line now, that center is very strong at ComSats. It has put out products, it had put out patents. And so this translational R&D journey, bringing multiple disciplines together, is something that I was very lucky to experience through amazing mentorships and also this exposure. After that, I got this opportunity to apply for the Vice Chancellor position at University of Education, and I was selected, and it's a great responsibility. University of Education, in its name of University of Education, has existed since 2002. लेकिन जो हमारी हिस्ट्री है dates back to 1877, जहाँ पे हमारा लोअर मॉल कैंपस, उस वक्त इट वाज सेंट्रल टीचर ट्रेनिंग कॉन्सेप्ट. सो टीचर एजुकेशन और एजुकेशन की बड़ी इस्टेब्लिश्ड हिस्ट्री है यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन की. इट्स वन ऑफ द लार्जर यूनिवर्सिटीज़ इन पाकिस्तान. वी हैव 9 campuses in 7 cities, and we've got 5 different faculties. So and mashallah, people have been working very well. What we did at University of Education in my tenure was we reimagined our purpose. इसके 2 fundamental ideas थे. जो educator है आज का और जो हमारा learner है, उसकी तवक्कुआत और उसकी performance levels have changed. तो हमने अपना vision mission define किया है. हमने अपनी R&D को एक education centric niche को रखते हुए we've brought in policies. हम इस initiative को UE Resurgence कहते हैं. The resurgence of University of Education. We've launched several policies for business incubation, student startups, faculty startups, और जहाँ पे हमारे researchers सारी domain में काम कर रहे हैं. We are also focusing on EdTech domain. Sorry to interrupt you. अभी आपने business incubation की बात की, तो क्या आपको लगता है कि हमारे youngsters अब entrepreneurship की तरफ उस तरह successfully आ रहे हैं? Because being in education, हम एक gap देखा करते थे education और industrial linkages में. So I am hopeful कि ये उस चीज़ को cover up करने के लिए ही उनको entrepreneurship की तरफ लेकर आया जा रहा है. So what do you see? कितना potential है हमारे youngsters के अंदर? क्योंकि over the period of time आपने तो experience किया हो. जी, if you ascribe to the description of generations, there was Generation X, and then there were Millennials. I belong to that timeline where you might call them Xennials. Okay. People from the Xennials domain are coming into, some of them are vice chancellors that I know, they are at dean levels, and there's a resurgence that is happening in the higher education ecosystem. Pakistan has been working quietly but very focused in the last 20 to 30 years. मुझे ये बताएगा कि what was that initiative और One Health का जो initiative है उसके अंडर जैसे 4 चीज़ें इन्होंने बताई कि environment आता है, crop, उस पर आप किस तरह से काम कर रहे हैं? क्योंकि environment is the biggest challenge in Lahore especially. So how you are coping up with that? Thank you very much. आपका पहला question पाक चाइना बिजनेस फोरम के हवाले से. So why I started that, because I have done my PhD from China. Okay. So I learned Chinese language, I know their culture, I know their business ethics.
کس طرح سے بزنس کرتے ہیں. آئیڈیا یہ تھا کہ سی پیک ایز یو نو چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور از اے پروجیکٹ. اب سی پیک کیا ہے ایکچولی کہ اٹ از اے کائنڈ آف ٹرانزٹ ٹریڈ بٹوین دا ٹو کنٹریز کہ چائنا سے چیزیں آئیں گی گوادر کے تھرو دین ان پاکستان میں بھی اور باقی جو مڈل ایسٹ اور باقی ممالک ہیں وہاں پہ ٹرانسپورٹ ہوگی. دوسرا جو آپ نے سوال کیا ہے ویری امپورٹنٹ جو آج کل ہم کام کر رہے ہیں ون ہیلتھ کا, تو ایز مینشن بائی ڈاکٹر احتشام ہی گیو می دس آئیڈیا and I immediately jumped into that. We will start this idea because it is need of the time. دنیا میں ون ہیلتھ پہ بہت پہلے سے کام ہو رہا ہے. پاکستان میں کچھ اسکیٹرڈ لوگ ریسرچر اپنی جگہ پہ کام کر رہے ہیں بٹ دے آر ناٹ کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ نہیں ہو رہی. The first thing which we have done, we have started this center, interdisciplinary research center in One Health in University of Sargodha. We have selected few faculty members, established the laboratories, and we have already started the testing which he has just said, early diagnosis of cancer. کینسر پہ ہم نے کام شروع کر دیا اور اس سال ایک سال کا جو کل ہم نے ڈسکس کیا ہے انشاءاللہ اگلے سال جو ہم ٹیسٹ کرنے جا رہے ہیں اراؤنڈ 30,000 پلس سیمپل ہم ٹیسٹ کریں گے ایک سال کے اندر. ارلی ڈائگنوسس تو بہت ایسے لوگ ہوتے ہیں لکی جن کا ہو جاتا ہے. آپ لوگ یہ کوشش کر رہے ہیں, بہت اچھی کوشش ہے, لیکن ہماری ٹیکنالوجی بیکاز یو ہیو بین ایسوسیٹڈ انٹرنیشنلی ایز ویل, کیا کوئی ایسی ٹیکنالوجی فیوچر میں یا ابھی ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے کہ جو لوگ 4th اسٹیج پہ پہنچ جاتے ہیں یا 3rd اسٹیج پہ ہوتے ہیں ان کے علاج میں ان کی تکلیف کو تو کم کرنے کے لیے ڈاکٹرز میڈیسنز دیتے ہیں, لیکن چونکہ یو آر اے ریسرچر تو ہمارے پاس کوئی ایسی ٹیکنالوجی ہے کہ ہم ان کے ٹریٹمنٹ کے اوپر جو جن لوگوں کو بالکل لا علاج چھوڑ دیا جاتا ہے ان کے لیے کچھ کر سکیں؟ اسٹیج 3 اور 4 پہ آ جاتا ہے دین اٹ اسپریڈ, اٹس ناٹ لوکلائز اینی مور. پرائمری آپ کا اگر بریسٹ میں ہے, سیکنڈری آپ کا could be anywhere and tertiary could be everywhere. So وہ چیلنجنگ بن جاتا ہے. تو اس کے لیے ٹریٹمنٹ ہے لیکن وہ rather than a full cure is management. So challenge is how we can pick it up early. اب سب سے بڑی پرابلم جو ہے پاکستان میں, patients present themselves at the later stages 3 and 4. Majority of our population lives in villages and those areas which are not accessible at all. And how to actually take them on board? How shall we test them? So technology which we have developed, the idea is eventually we'll make it a mobile. The equipment will be a size of an iPad. We can put it in a car, go in a village and test everybody. So the people, if they've got any biomarker and it's indicating this person is progressing towards the cancer, then we invite them for the further testing as well. So it'll be that big. اس میں artificial intelligence کا رول بھی ہوگا. بڑا اچھا question آپ نے پوچھا. This is going to be a combination of the technology what we have, the data we will acquire, it will go into a machine learning, and the artificial intelligence will speed up the process and play a major role in there. What we have here, just if you think of a cancer, by the time of taking a tissue biopsy and doing histological investigation, time span could be any from 2 to 3 weeks. And that causes a major anxiety to the patients. What we are proposing, here you have taken the sample, you have got all the data in the cloud, and you will get the test within 2 minutes. The results will come in 2 minutes to the clinician, and sometimes if the patient is sitting there and then, you can tell the patient, yeah, there is something we need to investigate further. Or if it is just saying completely normal, yeah, go along, happily live your life, enjoy it. It's that fast. It's that fast. Yeah. So that's the reason I call it save million lives. Millions of lives. آپ کی طرف میں آؤں گی. اے آئی انٹیلیجنس کی میں ابھی بات کر رہی تھی. یونیورسٹی آف ایجوکیشن سے آپ ویسے بھی ایجوکیشن اور ریسرچ انوویشن میں, پھر ہم نے انٹرپرینورشپ کی بھی بات کی. اے آئی اب اکیڈمکس میں بھی بہت ضروری ہو گئی ہے. سو کس طرح سے یونیورسٹی آف ایجوکیشن کے اسٹوڈنٹس کو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے ایکوپڈ ہیں؟ ہماری یونیورسٹیز, ہمارے اکیڈیمیا کے لوگ کیا کوششیں کر رہے ہیں کہ بچے جو ہیں وہ ڈیٹا کو صحیح طریقے سے ایک تو استعمال کر سکیں. ہمارے یہاں سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ ہمیں پتہ نہیں ہم نے آرٹیفیشل انٹیلیجنس, چیٹ جی پی ٹی اور ان کے ساتھ کیا کرنا ہے.
So what your take on that? Adoption of AI technologies के there are two aspects. एक as users है और दूसरा as developers है. Eventually जो IT और AI के experts हैं वो समझते हैं कि पाकिस्तान को अपने large language models पे जाना पड़ेगा क्योंकि we have our own peculiar requirements, we have our data privacy requirements that have to be kept in hand. इसके साथ साथ जो मैंने आपको तस्करा किया यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन में जो हमारे स्ट्रैटेजिक रीअलाइनमेंट है कि हमने जो मैंने आपको तस्करा किया था कि एजुकेटर और लर्नर की एक्सपेक्टेशंस और जो सोसाइटी की और वक्त की उनसे एक्सपेक्टेशंस हैं वो चेंज हो चुकी हैं. करंटली एआई इज़ प्लेइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन दैट. हमारी क्लासरूम एनवायरनमेंट में एनहांसमेंट वी आर ऑफ द अंडरस्टैंडिंग कि प्रोवाइडेड विद सर्टन एथिकल लिमिट्स इसका इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है. इनेबल लर्निंग का ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है. तो एआई के हवाले से बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आजकल हमारे स्टूडेंट्स इसको लर्न करें कि ये प्रोडक्टिवली किस तरह से इस्तेमाल होता है. तो हम एआई के बूम को मुझे लगता है कि मिस नहीं करेंगे क्योंकि बहुत सारे एकेडमिया के लोग भी इस पर फोकस कर रहे हैं. अभी जैसे आपने भी जिक्र किया, फिर आपने भी इंटीग्रेट करने की बात की. हम लोग यहाँ पे हमारे सेफ सिटी के इदारे या दूसरे इदारे भी इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं. व्हाट डू यू थिंक, आपकी यूनिवर्सिटी के अंदर क्या आप कोर्सेज लेकर आ रहे हैं प्रोडक्टिवली? हम किस तरह क्या मशवरा देना चाहेंगे, क्या सजेशन होगी कि हम एआई को के जो बूम है उसको मिस ना करें? थैंक यू वेरी मच. जैसा कि आकिफ ने कहा कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट टूल है और इसके बगैर अब गुजारा नहीं है. Exactly. ये हकीकत भी है. इसको हमें अंडरस्टैंड भी करना है, इसको इम्प्लीमेंट भी करना है और इंटीग्रेट भी करना है. अपनी जितनी भी टीचिंग है, लर्निंग है या रिसर्च है उसमें. तो हम यूनिवर्सिटीज़ में क्योंकि हमें रेगुलेटर्स की भी इंस्ट्रक्शंस हैं, जैसे कि आपने कहा कि बाकी इदारे भी काम कर रहे हैं, तो हमारा जो रेगुलेटर HEC है वो भी इस पर सीरियसली काम कर रहे हैं. दे हैव एडवाइस ऑल द यूनिवर्सिटीज़ टू डेवलप AI रिलेटेड कोर्सेज और दे आर आल्सो प्रोवाइडिंग फैसिलिटीज टू द ट्रेनिंग ऑफ द टीचर्स. बिकॉज आप AI को पढ़ाने के लिए भी आपको यू नीड टीचर्स फॉर दैट इन दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट. तो अभी पाकिस्तान में मेरे ख्याल में एक जो बड़ा चैलेंज हमें फेस करना पड़ेगा या हम कर रहे हैं कि अच्छी फैकल्टी जो AI को पढ़ा सके बच्चों को और बाकी लोगों को वो बहुत कम है. तो हमें इस एरिया में काम करने की ज़रूरत है. थैंक यू सो मच. आप तीनों का बहुत शुक्रिया कि आपने अपने बहुत कीमती वक्त से हमारे लिए वक्त निकाला. When I come in the studio, it was the first time I was nervous because I was in front of the teachers उस्तादों के भी उस्ताद आप कह सकते हैं. So आप तीनों शख्सियात बहुत अमेजिंग काम कर रही हैं. We are so proud of you. डिस्कवर पाकिस्तान TV की पूरी टीम की तरफ से we say you good luck with your initiatives. आप तीनों मिलकर जो collaborations के साथ, and I'm very hopeful after this discussion कि हमारा मुल्क जो है उसमें अभी भी बहुत सारी potential है. If I talk about my youth, they have that potential. If I talk about the people who are the queen and the queen makers, तो उनमें वो potential, वो जज्बा, वो vision मौजूद है जो कि पाकिस्तान को एक progressive country बनाने के लिए मुतहर्रिक है. इसी के साथ अपने प्रोग्राम का इख्तिताम करती हूँ. अपना बहुत ख्याल रखिएगा. अपनी मेज़बान रामीन महमूद को दीजिए इजाज़त. अल्लाह के